गुड नून टू यू ऑल। कल मैंने चर्चा की थी फार्म बिल के ऊपर, और फार्म बिल पर चर्चा के क्रम में एपीएमसी एक्ट और एमएसपी से जुड़े हुए जो विवाद हैं उन विवादों की चर्चा की थी। इस क्रम में एमएसपी का मतलब क्या होता है इस पर भी हमारी आपके साथ चर्चा हुई। एमएसपी का पर्पस क्या है इस पर भी चर्चा हुई। एमएसपी के निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, उसमें सीएसीपी की क्या भूमिका होती है और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की क्या भूमिका होती है, इस पर भी हमारी आपके साथ चर्चा हुई। और एमएसपी के निर्धारण के लिए वर्तमान में जिस A2 लागत प्लस फैमिली लेबर को आधार बनाया जाता है वह C2 कॉस्ट, जिसकी अनुशंसा स्वामीनाथन आयोग ने की थी, उससे किस प्रकार अलग है, A2 का मतलब क्या है, C2 का मतलब क्या है, FL का मतलब क्या है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई थी। खुशबू, कल क्लास के अंत में आपका एक प्रश्न था, आप अपने प्रश्न को एक बार रिपीट करेंगे? क्या प्रश्न था? सर, जैसे सर ये किसान आंदोलन अभी चल रहा है, तो उसमें सारे देश के किसान भाग क्यों नहीं ले रहे हैं, जिसमें एमएसपी इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी? आपका ये कहना है कि ये जो किसान आंदोलन है ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश केंद्रित क्यों है? पहला प्रश्न आपका यह है। और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, पूरे देश के किसान क्यों नहीं भाग ले रहे? अब थोड़ा सा समझें, यह प्रश्न मेरे लिए एक माध्यम है जिस माध्यम से कुछ और चीजों की जानकारी दूं। कल जब मेरी कीमत नीति पर चर्चा हो रही थी तो कीमत नीति के टर्म कंटेक्स्ट में हमने आपके साथ प्रशासित कीमत की चर्चा की थी, जिसको एडमिनिस्ट्रेड प्राइस कहते। हमने आपके साथ एमएसपी की चर्चा की, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस को हिंदी में खरीद मूल्य भी कहते और वसूली कीमत भी कहते हैं या वसूली मूल्य भी कहते हैं। और इसी के साथ एक और टर्म यूज होता है इशू प्राइस, जिसको कहते निर्गम मूल्य। और लास्ट जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है सब्सिडाइज्ड प्राइस। सब्सिडाइज्ड प्राइस यहां पर अगर आप ध्यान रखें कि एमएसपी की घोषणा तो 1966-67 से की जा रही है, लेकिन जब इसकी प्रभावशीलता की बात होती है
इसकी प्रभावशीलता जो है किन चीजों पर निर्भर करती? तो इसकी प्रभावशीलता निर्भर करती है सरकार की खरीद नीति पर। इसकी प्रभावशीलता निर्भर करती है प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसको आप खरीद अवसंरचना कहते। प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी प्रभावशीलता निर्भर करती है प्रोक्योरमेंट प्राइस पर। यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि एमएसपी जो है, एमएसपी पर सरकार खरीद करती है किसानों की जरूरत के अनुसार खरीद। अर्थात तकनीकी रूप से बात करें, टेक्निकली बात करें तो किसान जब तक अपनी उपज सरकार के हाथों बेचने के लिए तैयार रहेंगे तब तक सरकार को खरीद करनी है। तकनीकी रूप से, बार बार शब्द मैं यूज कर रहा, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में, जबकि प्रोक्योरमेंट प्राइस पर जो खरीद की जाती है, प्रोक्योरमेंट प्राइस पर सरकार द्वारा अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद की जाती। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि सरकार की अपनी जरूरत से आशय क्या है? तो अगर आप देखें, सरकार ये खरीद करती है बफर स्टॉक संबंधी जरूरत और दूसरा पीडीएस संबंधी जरूरत। तब सरकार को बफर स्टॉक के साथ साथ राशन के दुकानों के जरिए फूड सिक्योरिटी के लिए जो अनाज उपलब्ध करवाने होते हैं, इन दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, इशू प्राइस कह रहा, प्रोक्योरमेंट प्राइस के आधार पर खरीद की जाती। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जो सामान्य तकनीकी रूप से यह उम्मीद की जाती है कि एमएसपी की तुलना में प्रोक्योरमेंट प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि वहां सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद कर रही। लेकिन व्यावहारिक रूप में अगर आप जाकर के देखें तो एमएसपी ही प्रोक्योरमेंट प्राइस का काम कर रहा, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यावहारिक रूप में अगर आप जाकर के देखें तो सरकार के द्वारा एमएसपी के आधार पर उतनी ही खरीद की जाती है जितने की उसकी जरूरत है, वो चाहे बफर स्टॉक संबंधी जरूरत हो या पीडीएस संबंधी जरूरत हो। तकनीकी रूप में एमएसपी के आधार पर जो खरीद की जाती है वह ओपन एंडेड सिस्टम के अनुसार किसान जितना बेचेंगे उतने की सरकार के द्वारा खरीद की जाएगी। लेकिन व्यावहारिक रूप में आप देखेंगे सरकार खरीद लक्ष्य निर्धारित करती है अपनी जरूरतों के हिसाब से, और वो जरूरतें जैसे ही पूरी होती हैं सरकार खरीद को बंद कर देती है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, इसलिए व्यावहारिक रूप में मैंने कहा कि एमएसपी ही प्रोक्योरमेंट प्राइस के रूप में काम करता हुआ आता है। अब मैं इस बात से आंशिक रूप से सहमत हूं
कि किसान आंदोलन के केंद्र में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान हैं और आंशिक रूप से असहमत। आंशिक रूप से असहमत इसलिए हो कि चूंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है दिल्ली के आसपास हैं और दिल्ली सेंट्रिक ये मूवमेंट है, इसलिए इसको ज्यादा अहमियत मिल रही है। इस तरह के विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं। हां, वैसी इंटेंसिटी नहीं है, हां उतने ऑर्गेनाइज्ड वो नहीं है। और पंजाब, हरियाणा और यूपी के वेस्टर्न यूपी के किसान ही क्यों आंदोलित हैं, तो इसके कारण बड़े सामान्य संदर्भों में आप अगर देखें तो भारत में जो 1960 के दशक में, मिड 1960s में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है, अगर आप देखें तो यह इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट, इसका प्रभाव जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहता। और अगर इसके कारण देखेंगे तो इसका परिणाम क्या होता, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के एडवर्स इंपैक्ट की भी बात होती है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमी में भी उसको पढ़ा होगा। कई सारे एडवर्स इंपैक्ट की बात होती है, जिसमें एक इसका इंपैक्ट होता है कि इसने कृषक समाज में स्तरीकरण को, कृषक समाज में स्तरीकरण को बढ़ावा दिया और कृषक अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दिया। और ये क्षेत्रीय असंतुलन को दर्शाता है। और कृषक समाज में स्तरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया, तो धनी एवं समृद्ध किसानों का एक समूह, धनी और समृद्ध किसानों के एक समूह का उभार होता है, जो स्थानीय स्तर की राजनीति में प्रभावशाली है। और चूंकि स्थानीय स्तर की राजनीति में प्रभावशाली हैं, इसी प्रभावशीलता का परिणाम क्या होता, इसका परिणाम यह होता है कि इन तीनों राज्यों में आप देखेंगे कि खरीद अवसंरचना का विकास होता, दूसरा इन तीनों राज्यों में अगर आप जाकर के देखेंगे तो एमएसपी को खरीद नीति का समर्थन मिलता है। और तीसरी चीज अगर आप देखें तो एमएसपी के अलावा राज्य सरकारें इन्हें बोनस भी देती है। और इसलिए अगर आप देखें तो एक चीज आप नोटिस करेंगे, पंजाब के किसानों के बारे में कहा जाता है उनके द्वारा जो खेती की जाती है गेहूं या धान की 90 से 95% तक गेहूं और धान उनके एमएसपी के आधार पर खरीद लिए जाते। तो कहीं ना कहीं एमएसपी पॉलिसी का सबसे अधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला है। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण अगर आप देखें तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि यहां पर अगर आप देखें तो किसान आंदोलनों और कृषक नेतृत्व की समृद्ध परंपरा रही है। यहां किसान आंदोलनों और कृषक नेतृत्व की समृद्ध परंपरा रही है। अगर वेस्टर्न यूपी में जाकर के देखें
तो वेस्टर्न यूपी में लंबे समय तक चौधरी चरण सिंह ने राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसान आंदोलनों को लंबे समय तक महेंद्र सिंह टिकैत ने नेतृत्व प्रदान किया। किसान आंदोलनों को अगर आप देखें तो वेस्टर्न यूपी के प्रभावशाली जाट नेताओं ने उसे नेतृत्व प्रदान किया। हरियाणा में अगर आप जाकर के देखें तो इन्हीं किसान आंदोलनों की पृष्ठभूमि से, इन्हीं कृषक पृष्ठभूमि से 3 क्षत्रपों का आविर्भाव होता है, भजनलाल जो है बंसीलाल और देवीलाल का, बाद में देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला। तो अगर वहां पर भी आप जाकर के देखें तो हरियाणा की राजनीति में भी आपको कृषक पृष्ठभूमि से आने वाले नेता जो हैं उनकी महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका है। और यही स्थिति आपको पंजाब में दिखाई पड़ती। पंजाब में भी किसान आंदोलनों और कृषक नेतृत्व की आपको समृद्ध परंपरा दिखाई पड़ेगी। इसलिए वहां के किसानों में आपको अवेयरनेस ज्यादा दिखाई पड़ेगा। इसलिए वहां के किसानों को अगर आप देखें, ऑर्गेनाइजेशन वहां पर ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ेगा। वेस्टर्न यूपी के बाहर यूपी में किसान आंदोलनों के नेताओं का नाम जरा ढूंढें, कृषक आंदोलन की परंपरा तलाशें। बिहार में आकर के देखें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बाद स्वतंत्र भारत में आप तलाशें कि बिहार में किसानों के कितने नेता हुए हैं, बिहार में किसान आंदोलनों की स्थिति क्या रही है। तो स्वाभाविक तौर पर जो सक्षम है अपेक्षाकृत, जो संगठित है, जो अवेयर है, जो स्थानीय स्तर की राजनीति में प्रभावशाली है, जो अपने नेतृत्व पर दबाव बनाने की स्थिति में है, निश्चित तौर पर वह सड़कों पर होगा। और इसके परिप्रेक्ष्य में तो यहां पर यह व्याख्या गलत व्याख्या होगी कि यह आंदोलन केवल पंजाब किसान और पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों का आंदोलन है। यह गलत व्याख्या होगी। पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान चूंकि अवेयर हैं, चूंकि संगठित हैं, उनके पास नेतृत्व है, स्थानीय स्तर की राजनीति में उनका प्रभाव है, इसलिए वहां के किसानों की जिम्मेवारी कहीं अधिक होती। और तात्कालिक रूप से एमएसपी के ना रहने पर सबसे अधिक अगर हित किन्हीं के प्रभावित होंगे तो पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों के। बातें स्पष्ट हुई या कोई डाउट है इसमें? खुशबू क्लियर हुआ? सर एक चीज यहाँ पे जैसे आपका वीडियो नुक्कड़ सवाल कर रहे थे सर, तो वहां पे जैसे आप बोले कि एमएसपी के बारे में बोले। हाँ सर बिहार में तो एमएसपी है नहीं। किसने कहा आपको नहीं है? ऐसा नहीं है कि बिहार में एमएसपी व्यवस्था लागू नहीं है। कृषि मंडियां बिहार में नहीं है, और चूंकि बिहार में कृषि मंडियां नहीं है इसलिए एमएसपी व्यवस्था जो है उतनी प्रभावी नहीं रह गई है। अगर एमएसपी व्यवस्था बिहार में प्रभावी होती तो बिहार के किसानों को मतलब 2019-20 के सीजन में गेहूं 19,500 रुपये प्रति क्विंटल की बजाय 16 और 1700 रुपये 1500 रुपये क्विंटल नहीं बेचना पड़ता। अगर वह मैकेनिज्म प्रभावी होता तो ऐसी स्थिति में बिहार के मक्का उत्पादकों को 1850 की एमएसपी के बदले अपनी मकई जो है 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर नहीं बेचना पड़ता। जिस समय कृषि मंडियां थी भी उस समय भी बिहार में एमएसपी नीति को प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का मजबूत समर्थन नहीं था। बिहार में प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं था। इसका कारण यही था कि बिहार के किसान अवेयर नहीं हैं, बिहार के किसान ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, बिहार के किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं हैंड टू माउथ वाली स्थिति में हैं, लिवलीहुड फार्मिंग करते, जीवन निर्वाह कृषि करते बिहार के अधिकांश किसान। और बिहार में अगर देखें तो वैसा कोई कृषक नेतृत्व भी, किसानों का नेता भी नहीं रहा जो उनको अवेयर कर सके, जो उनको संगठित कर सके, जो उनके हितों की लड़ाई लड़ सके सड़कों पर। और इसलिए आप देखेंगे बिहार के
किसानों की स्थिति बदहाल दिखाई पड़ती। 2006 के पहले 2006 में किसानों सरकारी कृषि मंडियां भंग की गई वर्तमान नीतीश सरकार के द्वारा, और उस समय वे सारे तर्क दिए गए जो तर्क आज दिए जा रहे हैं। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो 2006 तक भी देखेंगे, जो एमएसपी पॉलिसी लागू थी, जो प्रोक्योरमेंट किया जाता था, जो खरीद की खानापूर्ति की जाती थी, तो सामान्यतः उसका फायदा कुछ बड़े किसान जो होते थे उन तक सीमित होता था। लेकिन 2006 में जब इन मंडियों को भंग किया गया तो कहीं न कहीं वे बड़े किसान भी सड़क पर आते चले गए। उन बड़े किसानों की भी स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। पैक्स की चर्चा होती है, पैक्स की चर्चा होती है, लेकिन पैक्स मुख्य रूप से धान की खरीद करता है और पैक्स को भी 15 तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा। अभी 2 साल पहले पैक्स को गेहूं खरीद के भी निर्देश दिए गए, लेकिन बाद में यह समस्या उभर करके आती है कि पैक्स ने जो गेहूं खरीदा, सरकार उसको लेने के लिए तैयार नहीं हुई, सरकार ने उसका भुगतान नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि उसने पैक्स पर वित्तीय बोझ को निर्मित किया, जिसके कारण उसकी वित्तीय स्थिति बिगड़ती चली गई। तो दिक्कत यह है कि हम पढ़ते नहीं हैं, दिक्कत यह है कि हम जानते नहीं हैं। और समस्या केवल यह नहीं है कि हम पढ़ते नहीं, हम जानते नहीं, उससे बड़ी समस्या यह है कि हम जानने की कोशिश नहीं करते। क्लियर? अब यहां पर देखें, अगला है प्रशासित कीमत की मैंने चर्चा की थी, एमएसपी की चर्चा की, प्रोक्योरमेंट प्राइस की चर्चा की। निर्गम मूल्य के कंटेक्स्ट में देखें, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या केंद्रीय भंडार निगमों के द्वारा जिस दर पर पीडीएस के लिए अनाजों को जारी किया जाता, उसको क्या कहते? एफसीआई के द्वारा जिस दर पर अनाजों को जारी किया जाता है उसी दर को इशू प्राइस कहते हैं। और यहां पर यह ध्यान रखेंगे, यहां पर यह रखेंगे कि इशू प्राइस जो होता है वो क्या होता है? एमएसपी या खरीद कीमत से कम होता है। और इन दोनों के अंतर की भरपाई किसके जरिए की जाती? इन दोनों के अंतर की भरपाई सब्सिडी के जरिए की जाती है। नहीं, अर्थात सरकार पीडीएस के तहत इन्हें अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध करवाती है। इसी कम कीमत को, इसी रियायती कीमत को क्या कहा जाता है? इसी रियायती कीमत को सब्सिडाइज्ड प्राइस कहा जाता है। अब बातें स्पष्ट हुई? जैसे अगर आप देखें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो लाया गया उसका पर्पस था फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर करना, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस एक्ट के तहत गेहूं, चावल और मोटा अनाज ये उपलब्ध करवाना था।
मोटा अनाज जो उपलब्ध करवाया जाता वो 1 रुपये प्रति किलो, चावल जो उपलब्ध करवाया जाता 3 रुपये प्रति किलो, और गेहूं जो उपलब्ध करवाया जाता 2 रुपये प्रति किलो। नहीं तो अब मोटा मोटी अगर आप देखें तो मक्के का एमएसपी 1850 2019-20 में था, और सरकार इसे उपलब्ध कितना में करवा रही है? सरकार इसे 1 रुपये किलो उपलब्ध करवा रही है। तो 17.5 रुपया सीधा सीधा 1 किलो मक्के में घाटा है सरकार को। तो ये 17.5 रुपया और प्लस वसूली लागत से लेकर ट्रांसपोर्टेशन लागत और रख रखाव लागत तक ये तमाम खर्च सरकार किसके जरिए इसकी भरपाई करती है? तो सब्सिडी देकर सरकार इस खर्च की भरपाई करती हुई आती है। और चूंकि सरकार सब्सिडी देकर इस खर्च की भरपाई करती हुई आती, इसलिए आप क्या देखेंगे? इसलिए आप देखेंगे कि यह जो है गेहूं के कंटेक्स में देखें 1950 अगर एमएसपी है और 2 रुपये किलो उपलब्ध करवा रही, तो 17.5 रुपये किलो गेहूं का प्रति किलो की सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही उसकी मतलब वसूली में जो लागत लगी है उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो लागत लगी है और उसके भंडारण में जो लागत लगी है, उन तमाम लागत की भरपाई जो है सरकार के द्वारा सब्सिडी के जरिए की जाती है। क्लियर? आगे बढ़ूं? चलिए, अब मैं आता हूं फार्म बिल में। एक और बिल है जो काफी चर्चा में है, और उस बिल का नाम क्या है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये लाया गया था 1955 में। नहीं, और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाना। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, उस समय भारत जो है खाद्यान्नों की अपर्याप्तता की चुनौती का सामना कर रहा था। नहीं, अब अगर इसके पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें तो ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इसमें आवश्यक वस्तु को जो है, ये जो एसेंशियल कमोडिटी है, यह अपरिभाषित है। इसको परिभाषित नहीं किया गया है। और दूसरी बात एसेंशियल कमोडिटी के कंटेक्स्ट में कहूंगा कि समय समय पर सरकार
सूची में नए मदों को शामिल कर उसे आवश्यक वस्तु घोषित करती है। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, जो लेटेस्ट है, जैसे अगर आप देखें तो कोविड जो संकट था, कोविड संकट की पृष्ठभूमि में मास्क और सैनिटाइजर इसको आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल किया गया। नहीं, अब अगर हम देखें तो सितंबर 2020 में आवश्यक वस्तु अधिनियम को आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को अंतिम रूप दिया गया। और यहां पर ध्यान रखेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को अंतिम रूप देते हुए क्या किया गया, तो इसके जरिए जो है 6 मदों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया। और इसे बाहर करने के लिए इस अधिनियम की धारा 3(1) में संशोधन किया गया। यहां पर ध्यान रखेंगे, मदों की संख्या 6 और धारा 3(1) में संशोधन किया गया है। वे 6 मद कौन हैं? तो अनाज है, दलहन है, तिलहन है, नहीं, खाद्य तेल है, आलू है, प्याज है। इन 6 मदों को बाहर किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि दरअसल अगर देखें 2 चीजों को समझने की कोशिश करें। एक बात पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ जो है की बात करूं या एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात करूं या फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की बात करूं, इन संशोधनों की आवश्यकता थी, हम इस बात को स्वीकार करें। और यहां पर ध्यान रखें कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले या करवाने वाले हम जैसे लोग आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के विरोध में नहीं है, एपीएमसी एक्ट में संशोधन के विरोध में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ के विरोध में नहीं है। हमारा विरोध उन प्रावधानों से है, हमारी असहमति उन प्रावधानों से है जो किसानों के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को कमजोर करते हैं और किसानों को कॉरपोरेट के हवाले छोड़ देते हैं। अगर यहां पर देखें तो दरअसल इस चीज को समझे, भारत के साथ समस्या क्या है। करेंटली अगर आप देखें तो भारत कहीं ना कहीं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की चुनौती से जूझ रहा है। और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की चुनौती से जूझने का मतलब यह है, नहीं, भंडारण की चुनौती से जूझ रहा है क्योंकि भंडारण क्षमता हमारे पास पर्याप्त नहीं है। दूसरा, परिवहन की चुनौती से जूझ रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी पर्याप्त नहीं है।
और उनकी गुणवत्ता बेहतर नहीं है। और तीसरे स्तर पर यह जिस चुनौती का सामना कर रहा है वह है मार्केटिंग के स्तर पर चुनौती। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुअर है। और अगर इन तीनों स्तरों पर जिस चुनौती का भारत को सामना करना पड़ रहा, उस चुनौती के कारण देखें तो सब्जी और फल 25 से 30% सब्जी और फल जो हैं, जिनको पेरिसेबल आइटम कहा जाता, वैसे कृषि उत्पाद जो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, जो कृषि उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं, इनमें वेस्टेज जो है 25 से 30% के स्तर पर है। जबकि गेहूं, चावल, मक्का जैसे जो है नॉन पेरिसेबल आइटम जो हैं, जो अपेक्षाकृत लंबे समय तक बर्बाद नहीं होते, ऐसे कृषि उत्पाद जो हैं यहां पर वेस्टेज जो है 7 से 8% के स्तर पर है। अब इस चीज को समझें, अगर वेस्टेज के ये स्तर है तो इस वेस्टेज के कारण समस्या क्या उभर कर सामने आएगी? एक तो उनकी मात्रात्मक उपलब्धता कम होगी, और दूसरी जो बर्बाद हो रहे हैं, जो वेस्ट जा रहे, उनकी भी एक लागत है। उस लागत को बचे हुए अनाज के साथ, बची हुई सब्जियों के साथ, बचे हुए फलों के साथ हमें एडजस्ट करना होगा। और अगर ऐसा हम करेंगे तो उसकी लागत बढ़ेगी, और लागत अगर बढ़ेगी तो उस लागत को एडजस्ट जो किया जाता उपभोक्ताओं पर और उत्पादकों पर, उसके बर्डन को शिफ्ट करके, जिनमें उत्पादकों को ज्यादा बर्डन बियर करना पड़ता। और दूसरी समस्या है, तो एक तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की जो चुनौती है, इस चुनौती से निपटने के लिए निवेश की आवश्यकता है, और सरकार अपने दम पर निवेश करने की स्थिति में नहीं है। और सरकार निवेश करने की स्थिति में नहीं है तो सरकार को निजी क्षेत्र से निवेश लाना होगा, और निजी क्षेत्र तब तक निवेश नहीं करेंगे जब तक उनको प्रॉफिट की संभावना नहीं दिखाई पड़ेगी, और उनके प्रॉफिट के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक उन कानूनों को उदार नहीं बनाया जाए, उन कानूनों में संशोधन नहीं किया जाए जो कानून आर्थिक गतिविधियों पर राज्य और सरकार के हस्तक्षेप एवं नियंत्रण को जो है मजबूत बनाते हैं, कठोर बनाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, एपीएमसी एक्ट में संशोधन जो है टाइमली है, नीडेड है। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अगर यह संशोधन किया जा रहा, और यहां पर एक और चीज कह दूं, सितंबर 2020 में संशोधन के पहले जून 2020 में यह फार्म ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए। ऑर्डिनेंस के बारे में आपको पता होगा, ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार के द्वारा कब जारी किया जाता? तो अनुच्छेद 123 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए जब संसद के दोनों सत्र सदन में ना हो, या कोई एक सत्र सदन में ना हो, उस स्थिति में कार्यपालिका के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, आकस्मिक परिस्थिति, आकस्मिक चुनौतियों से निपटने के लिए। नहीं, ऑर्डिनेंसेज की मैक्सिमम आयु जो है 6 महीने की होती है, और यह एक्सपेक्ट सरकार से किया जाता है कि ऑर्डिनेंस सदन के दोनों सत्र के दूसरे सदन के सत्र के शुरू होने की स्थिति में एक निश्चित अवधि के भीतर सरकार संसद से उसे पारित करवावे। अब अगर इसके पर्सपेक्टिव में देखें तो यहां जो समस्या उभरती है, यह जो फैसला है, यह फैसला नीतिगत फैसला है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो यह भारत के लिए संकट काल था। भारत कोविड की चुनौतियों से जूझ रहा था, तो सवाल यह उठता कि ऐसे समय में जब भारत
कोविड की चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे समय में ऑर्डिनेंसेस के जरिए और जल्दबाजी में 3-3 फार्म बिल के जरिए सरकार आखिर क्या संदेश देना चाह रही है? क्या आपको नहीं लगता कि जिन कानूनों से देश की करीब करीब 2/3 आबादी का भविष्य जुड़ा हुआ हो, जिन कानूनों से प्रत्यक्षतः देश की 100% आबादी का, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः देश की 100% आबादी का हित जुड़ा हुआ हो, चाहे उत्पादक के रूप में हित हो या उपभोक्ता के रूप में हित हो, ऐसे कानूनों पर व्यापक विमर्श, व्यापक बहस की गुंजाइश थी। अब जो प्रश्न यहां पर उभर कर सामने आता, ऐसा नहीं कि सावधानियां नहीं बरती गई, इनको बाहर निकाला गया है, लेकिन राज्य या सरकार का हस्तक्षेप संभव है। कभी भी 4 स्थितियों में राज्य या सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। एक युद्ध की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकती है, अकाल की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकती है, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकती है, और मतलब असाधारण मूल्य वृद्धि की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकती है। इन 4 स्थितियों में यह हस्तक्षेप संभव है और असाधारण मूल्य वृद्धि को डिफाइन किया गया है। शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि उत्पाद के संदर्भ में और शीघ्र नष्ट न होने वाली कृषि उत्पाद के संदर्भ में। शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पाद के संदर्भ में कीमतों में 100% की वृद्धि असाधारण परिस्थिति मानी जाएगी और शीघ्र नष्ट होने वाले में कीमतों में 50% की वृद्धि। ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन यहां पर समस्या कहां पर है? समस्या 2 जगहों पर है। और यह ध्यान रखेंगे, अभी हम और आप जो उपभोक्ता हैं, हम और आप जो कंज्यूमर हैं, हमें और आपको जिनको यह लग रहा है हमें क्या, तो ये ध्यान रखेंगे कि किसान आरंभिक शिकार होंगे, हम और आप अंतिम शिकार होंगे। और इसका ताजा उदाहरण आप आलू की कीमतों में उछाल को ले सकते हैं। स्टॉक की कमी नहीं है, लेकिन आलू की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें और अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं, अभी ट्रेंड ये बतला रहे हैं कि स्टॉकिंग का काम शुरू हो चुका है और धीरे धीरे मार्केट में वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित करने की कोशिश भी तेज हो चुकी है। तो अब इसमें समस्या 2 जगहों पर है। पहला यह है कि यह हस्तक्षेप निर्यातकों पर प्रभावी नहीं होगा। यह हस्तक्षेप निर्यातकों की निर्यात मांग पर प्रभावित नहीं होगा। और अर्थात जब सरकार इन परिस्थितियों में हस्तक्षेप करेगी भी तो निर्यातक जो हैं, एक्सपोर्टर, इससे मुक्त होंगे। और निर्यातक इस हस्तक्षेप से मुक्त होंगे
तो इसका सीधा सा मतलब है वे निर्यात जारी रख सकते हैं, और निर्यात के जारी रखने का एडवर्स इंपैक्ट तो उसकी उपलब्धता पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरी चीज यहां पर है, दूसरी समस्या जो यहां पर उभर कर आती है कि मूल्य श्रृंखला की स्थापित क्षमता। यह भी इस हस्तक्षेप से मुक्त होगी। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि अंबानी अडानी जो हैं 75 लाख मीट्रिक टन 7.5 मिलियन मीट्रिक टन के दो गोदामों को डेवलप कर रहे हैं, एक पंजाब में और दूसरा बिहार के इसमें। मतलब ऐसे बड़े भंडारण कर्ता जो हैं, जो कि सप्लाई चेन के हिस्से होंगे, इस हस्तक्षेप से मुक्त होंगे। और समस्या यहीं पर है, क्योंकि मैं आपको बतला दूं कि इसके पहले यह साल जो है 2000 से 2004 के बीच का समय होगा। उस दौरान बाजार को उदार बनाते हुए और ओपन मार्केट सेल स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था एक्सपोर्टर के कंटेक्स्ट में। और इसका परिणाम यह होता, क्योंकि होता क्या है, जो प्राइवेट स्टॉकर्स हैं वो क्या करते, उनके पास स्टॉक क्या है इसकी जानकारी सरकार को उपलब्ध नहीं करवाती, उसका मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस संदर्भ में सरकार के तमाम दबावों के बावजूद यह सूचना देने के लिए तैयार नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, 2000 से 2004 के बीच उन्होंने उस समय मतलब गेहूं के स्टॉक के कम होने के बावजूद निर्यात जारी रखी, जिसका परिणाम यह होता कि अप्रैल 2006 तक आते आते गेहूं का स्टॉक जो है, बफर स्टॉक जो है 50% रह जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप 2006 से 2008 के दौरान लगभग 55 लाख मिलियन टन गेहूं का भारत को आयात करना पड़ा था, और महंगे गेहूं का आयात करना पड़ा था। सरकार के तमाम दबावों के बावजूद प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपोर्टर थे उन्होंने अपने, और प्राइवेट सेक्टर के जो स्टॉकर्स थे उन्होंने अपने भंडारण की वास्तविक स्थिति की जानकारी सरकार को नहीं दी थी। तो एक समस्या यहां पर है, ठीक है। दूसरी समस्या एक और है, और एक और समस्या क्या है, एक टर्म यूज होता है, एक मार्केट प्राइस। ये टर्म ध्यान रखेंगे। नहीं, एक मार्केट प्राइस के आधार पर, इसके आधार पर असाधारण मूल्य वृद्धि का पता लगाया जाएगा। एक मार्केट प्राइस क्या है? एक मार्केट प्राइस जो है, अगर उसके कंटेक्स्ट में देखेंगे तो यह जो है मूल्यों के आकलन की व्यवस्था है। कृषि मंत्रालय का पोर्टल है। कृषि मंत्रालय के पोर्टल पर जो मूल्य दर्शाया जाता उसी को एक मार्केट प्राइस कहते हैं। अब यहां पर दो समस्या है। ये जो कृषि मंत्रालय के पोर्टल पर जो मूल्य दर्शाया जाता है, उस मूल्य के लिए एपीएमसी मंडियों में लेन देन को आधार बनाया जाता, और एपीएमसी मंडियों और एमएसपी को लेकर के जो आशंका व्यक्त की जा रही है, अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें, इन फ्यूचर जब ये इररिलेवेंट होंगे तो फिर सवाल यह उठता कि किस मूल्य के आधार पर सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा। यह पहली समस्या है। दूसरी समस्या जो यहां पर उभर कर आती है, वो दूसरी समस्या यहां पर यह उभर कर आती कि जो कृषि मंडियों में लेन देन, जिस मूल्य पर लेन देन होता और उपभोक्ताओं को जो कीमत चुकानी पड़ती है, दोनों में ह्यूज गैप होता है।
दोनों में बड़ा अंतर होता। और तीसरी जो स्थिति, तीसरी समस्या जो इससे जुड़ी हुई है वह यह कि सरकार को अक्सर आप देखेंगे सरकार का हस्तक्षेप टाइमली नहीं होता। कई बार सरकार हस्तक्षेप को टालती रहती है, टाल मटोल की नीति अपनाती, और टाल मटोल की यह नीति उपभोक्ता हितों को कहीं न कहीं खतरे में डालेगी, कहीं न कहीं उपभोक्ता भी असुरक्षित होंगे। तो ये जो है, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के से जुड़े हुए जो हैं ये विविध पहलू हैं। तो प्रश्न यहां से भी उठाकर पूछे जाने की संभावना है। यह माना जा रहा है और यह तर्क दिया जा रहा है, जिस तर्क में कुछ सच्चाई भी है, वह यह कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के कारण कृषि अवसंरचना, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का प्रवाह बढ़ेगा और एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला जो है, खाद्य आपूर्ति तंत्र जो है, उसका आधुनिकीकरण होगा, उसका तकनीकी उन्नयन होगा। ये इसके दो मेजर पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। और तीसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसके कारण जो है वह कहीं न कहीं एग्रो प्रोड्यूस के वेस्टेज को कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके जो दो स्ट्रॉन्ग एडवर्स इंपैक्ट आ सकते, उत्पादक हितों का असंरक्षित होना और उपभोक्ता हितों का असंरक्षित होना। क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत है तो पूछ ले। यहां तक में कोई प्रश्न? खुशबू? फार्मिंग का सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज अब छोड़ देना, वो पीटी में नहीं पूछा जाएगा ना। नहीं सर, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल अभी इस चीज को समझें, ये रिवीजन क्लासेज हैं, ठीक है। और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर देखने हैं तो इंटरव्यू वाले हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां पर जाकर के देख सकती हैं, या आगे जब मेंस के समय हम क्लासेज लेंगे तो वहां विस्तार से चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालो। मेरे ब्लॉग पर ना काफी डिटेल में इसकी चर्चा, 6 ब्लॉग फार्म बिल पर हमारे हैं। तो एक बार चले जाइए सार्थक संवाद blogspot.com पर, वहां पर चीजें उपलब्ध हैं। क्लियर? जी सर। तो आज यहीं पर रोकूंगा। रोशन सर?